गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों, आप सबने बचपन में एक टॉपिक के ऊपर इससे ज़रूर लिखा होगा जिसका नाम था विज्ञान, वरदान या अभिशाप। उसका प्रैक्टिकल रूप अब देखने को मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, वैसे-वैसे फ्रॉड करने के तरीके भी नए-नए खोजे जा रहे हैं। वैसे-वैसे फ्रॉड करने का नया-नया तरीका भी बाज़ार में आ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर एआई जितना हमारे लिए सहायक साबित हो रहा था, उतना ही ज़्यादा हमारे लिए खतरनाक भी साबित होता नज़र आ रहा है। इस तकनीक का जितना सदुपयोग हो रहा था, उतना ही इसका दुरुपयोग भी देखने को मिल रहा है। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, सिम स्वैप करके वो आर्टिकल था, जिसमें मैंने ये बताया था कि कैसे फ्रॉड किया जा रहा है। नकली सिम बना लिया जा रहा है आपका और उसके माध्यम से जो भी ओटीपी आते हैं तो उनके मोबाइल पे सीधा जाती है, बार-बार कॉल करके परेशान कर देते हैं जिसका सिम रहता है, उसके बाद वो मोबाइल छोड़ के चला जाता है, फिर ओटीपी डाल करके वो पैसा ट्रांसफर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक नया तरीका निकाला गया है फ्रॉड करने का। इसमें क्या होता है, तो इसमें एआई की सहायता लेकर के आवाज़ की क्लोनिंग की जाती है और किसी एक व्यक्ति को फ़ोन किया जाएगा। अब चाहे उसका दोस्त बन के फ़ोन करेंगे, उसका रिश्तेदार बन के फ़ोन करेंगे, कोई उसका परिचित बन के फ़ोन करेंगे और कहेंगे यार मैं बहुत इमरजेंसी कंडीशन में फँस गया हूँ, प्लीज़ मुझे हेल्प चाहिए, जल्दी से कर दो नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। इस तरीके से उनसे पैसा ऐंठ लेंगे और पैसा लेने के बाद गायब हो जाएँगे क्योंकि एक्चुअल में वो आपका दोस्त तो है नहीं। अब ये सारी घटना होती कैसे? तो वही चीज़ सोशल मीडिया ने हमारी ज़िंदगी की जो व्यक्तिगतता थी ना, जो निजता थी उसको समाप्त कर दिया है। आज हम कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी, तो तुरंत उसको सोशल मीडिया पे अपडेट करते हैं। तो ये लोग करते क्या हैं? तो ये लोग सोशल मीडिया के माध्यम से पहले अपना टारगेट चुनते हैं, उसके बारे में सारी डिटेल्स इकट्ठा करते हैं कि कौन इसके अच्छे दोस्त हैं, ये कहाँ पे रहता है, उससे चैट तक करते हैं कि हाँ और बताइए क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें उससे बात करते-करते फिर उसके बारे में जब सारी डिटेल्स निकाल लेते हैं, फिर उसको टारगेट करते हैं। उसको टारगेट कैसे करेंगे? अब चाहे तो उसका दोस्त बन के फ़ोन करेंगे, उसका रिश्तेदार बन के फ़ोन करेंगे, इस तरीके से उसका कोई परिचित बन के फ़ोन करेंगे और बोलेंगे भाई मैं मुसीबत में हूँ, थोड़ी-सी हेल्प कर दो यार, इतने पैसे चाहिए थे, भेज देते तो बड़ा आसान होता है। इस तरीके की बातें करके पैसे ऐंठ लेते हैं। और पैसे ऐंठने के बाद फिर वही फ्रॉड, खत्म बात। और ऐसी एक दो नहीं कई सारी घटनाएँ देखने को मिली है और ये घटना चर्चा में क्यों आ गई है तो अभी हाल ही में पंजाब में ये घटना देखने को मिली। पंजाब की एक महिला थी, इनके पास फ़ोन आता है, इनके भतीजा बन कर के फ़ोन करता है। कहता है कि मैं कनाडा में फँस गया हूँ और आप सभी को पता है कि पंजाब कहते हैं ना कि आधा पंजाब तो कनाडा में बसता है। तो ये चीज़ कनाडा में फँस गया हूँ और मुझे 1 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो ये 1.4 लाख रुपए का ट्रांज़ैक्शन कर देती है। फिर बाद में पता चलता है कि यार ये तो एआई द्वारा कॉल किया गया था और ये फ्रॉड का शिकार हो चुकी है। इसी तरीके से एक और बुजुर्ग महिला को टारगेट किया जा रहा था। अब क्योंकि वो बुजुर्ग महिला थी तो ज़्यादा ट्रांज़ैक्शन नहीं करती थी ऑनलाइन, तो उन्होंने अपने घरवालों से कहा कि देखो ये मेरा पोता फँस गया है और यहाँ पे पैसा भेज दो उसके लिए, कनाडा में फँस गया वो, तो ये पैसे भेज दो उसको ऑनलाइन। फिर जब घरवालों ने उसको वीडियो कॉल करके वेरीफ़ाई किया, तो पता चला कि उसका पोता तो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था। तब सबको समझ आया कि ये कोई फ्रॉड कॉल था। तो अगली बार कोई भी कॉल आता है और ख़ास करके अगर कोई पैसे से जुड़ा, वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई कॉल आता है, तो ज़रूर उसको लेकर के सावधान हो जाइए। किसी का भी कॉल हो, एक बार उसको वेरीफ़ाई ज़रूर करिए। हम ऐसी घटनाओं से कैसे बच सकते हैं? तो सिंपल सी बात है कि पहली बात, जो हमें फ़ोन कर रहा है, जो भी हमारा दोस्त या रिश्तेदार, एक बार उसको वीडियो कॉल करके वेरीफ़ाई करिए कि हाँ, तुम ही हो, दिखाओ क्या कंडीशन बनी, क्या कंडीशन नहीं बनी। यही होगा कि एक पल के लिए वो बोलेगा कि भाई तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो कोई बात नहीं, वो सुन लेंगे। पर यार यहाँ पे दोनों की सेफ्टी की बात है ना, एक तरफ से वो उसका नाम लेकर के फ्रॉड हो रहा है, तो उसकी इज़्ज़त के ऊपर भी आँच आने वाली है और हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, तो हमारे मेंटल लेवल पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इससे अच्छा कि एक बार हम वीडियो कॉल करके वेरीफ़ाई कर लें। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, तो जनरली जो वित्तीय लेन-देन वाले कॉल होते हैं, उसको अवॉइड करिए और बहुत ज़्यादा एक अकाउंट में पैसा मत रखिए या फिर जिस अकाउंट में पैसे रखते हैं, उसका मोबाइल नंबर जो है, उसको इतना ज़्यादा यूज़ में मत रखिए। जैसे जनरली जो एबल हैं, वो लोग 2 मोबाइल रखते हैं। एक मोबाइल से बैंकिंग करते हैं और उसमें किसी और को ज़्यादा जानकारी नहीं देते हैं। पासवर्ड-वासवर्ड शेयर मत करिए। हर जगह वेबसाइट पे अपना नाम मत डालिए कि हाँ, ये चीज़ है, मेरा यहाँ पे बैंक अकाउंट है, मतलब डिटेल्स मत डालिए उतना ज़्यादा। और देखिए जनरली सोशल मीडिया जो होता है ना, अगर आप कहीं घूमने-टहलने जाते हैं, अपडेट करिए, कोई दिक्कत नहीं। हर कोई चाहता है कि मैं दिखाऊँ मैं यहाँ गया था, वहाँ गया था या गई थी। तो देखिए वो ठीक है। लेकिन क्या करिए, अगर कोई जगह पे हाँ पर्टिकुलरली ए नाम की जगह पे अभी हैं वर्तमान समय में, तो वहाँ का लोकेशन तुरंत मत डालिए। इससे बहुत सारे लोग आपको ट्रैक करने लग जाते हैं। जब आप वहाँ से आ जाइए फिर रिटर्न आ रहे हो रास्ते में इस तब वहाँ पे लोकेशन डालिए कि हाँ, हम लोग यहाँ पे घूमने गए थे। उसके अलावा जब भी वित्तीय लेन-देन से जुड़ा कोई भी कॉल आता है, तो एक बार उसको लेकर के सावधान ज़रूर होइए। चाहे वो आपके बैंक से ही क्यों ना आए, चाहे वो आपके पिताजी का फ़ोन हो, माताजी का फ़ोन हो, एक बार उसको लेकर के वेरीफ़ाई ज़रूर करिए। क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, एआई के माध्यम से आवाज़ की क्लोनिंग कर ले रहे हैं। यानी कि मेरी आवाज़ में सीधा-सीधा मेरी आवाज़ बना लेंगे और मेरे घरवालों को फ़ोन कर देंगे। अब वो आवाज़ कहाँ से पाते हैं? तो जैसे आपने कभी कोई सॉन्ग-वॉन्ग रिकॉर्ड करके डाल दिया हो या कई बार होता है ना कि हम लोग पार्टी कर रहे हैं, सिर्फ़ इतना ही बोल देते हैं कि देखो ये पार्टी हो रही है, बस इतना ही। या कुछ भी मतलब हमारी आवाज़ उनको मिल गई तो उसकी क्लोनिंग कर लेंगे, उसको बढ़ा खींच-खींच के उसकी क्लोनिंग करके फिर हमारी आवाज़ में हमारे घरवालों को फ़ोन करके पैसा माँगेंगे। तो ये चीज़ बहुत खतरनाक है, इससे बचने का यही तरीका है कि हम लोग इसको लेकर के जागरूक रहें। जितना आप जागरूक रहेंगे, उतना कम संभावना रहेगी आपके साथ धोखा होने की। पता चला कि आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, इन्होंने कॉल किया और 1 लाख रुपए माँग लिया और आप सोच रहे हैं कि यार मेरा जानने वाला है, भाई मुसीबत में फँस गया, मैं हेल्प नहीं करूँगा तो कौन करेगा? और वो एक्चुअल में भाई फँसा ही नहीं, उसको कुछ पता ही नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। आप हेल्प करने के चक्कर में आपका पूरा अकाउंट खाली हो गया, आप कंगाल बन बैठे
उसके बाद उसकी भी तो कोई ज़िम्मेदारी नहीं है ना, क्योंकि जिसके नाम पे आपने में भेज रहा है पैसा, आपको तो पता है कि आप उसके नाम पे भेज रहे हैं, पर उसको तो पता ही नहीं है ना कि उसके नाम पे पैसा भेजा गया है। उसको तो ये सारी जानकारी ही नहीं है। ठगी के शिकार तो आप हुए, तो यहाँ पे फिर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनेगी। सामने वाला चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये सारी अवेयरनेस की वीडियो आपके काम आती होगी। इससे आप ज़रूर कुछ ना कुछ सीखते होंगे। देखिए एक ही पॉइंट सीखते होंगे पर सीखते ज़रूर होंगे। और ये जो शुरुआत वाली स्लाइड होती है वो आपके अवेयरनेस के लिए ही होती है। चलिए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डे। यहाँ पे बात करें नेशनल एपिलेप्सी डे के बारे में। इसको हिंदी में मृगी कहा जाता है, यानी कि राष्ट्रीय मृगी दिवस। ये प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। मृगी को लेकर जो भी पूर्वाग्रह हैं, जो भी गलत अवधारणा है, उसको दूर करने के लिए, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 17 नवंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल यानी कि राष्ट्रीय मृगी दिवस मनाया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डे है अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस, इंटरनेशनल स्टूडेंट डे। ये भी प्रत्येक वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम रखी गई है, जब हम और अधिक सीखना चाहते हैं तो दुनिया एक बेहतर जगह बन जाती है। द वर्ल्ड बिकम्स अ बेटर प्लेस व्हेन वी वांट टू लर्न मोर। इंग्लिश अच्छी बोलता हूँ ना मैं, पढ़ने समझने में उतनी दिक्कत नहीं, लेकिन बोलने में, फ्लुएंटली बोलने में कभी कभी दिक्कत हो जाती है। उतना भी ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं है मेरी। और अगर किसी की इंग्लिश अच्छी नहीं है तो बिल्कुल भी डिमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती। आपको तो हिंदी भी आ रही है थोड़ी बहुत, इंग्लिश भी आ रही है थोड़ी बहुत, तो आप दो दो लैंग्वेज जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कभी भी अपना कॉन्फिडेंस डाउन मत करिए कि इंग्लिश नहीं आती है। और नहीं आती तो उसको सीखने की चाहत रखिए। ऐसा भी नहीं कि नहीं आते तो आप उसी पे लेकर के बैठ जाएं कि सिर्फ हिंदी के माध्यम से मैं करूंगा, क्योंकि एक पेपर होता है इंग्लिश कंपलसरी का, वो चीज़ पता है ना, तो इंग्लिश सीखनी ही पड़ेगी, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे बात की जा रही है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2023 के बारे में, इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग के बारे में। ये जो भारतीय नौसेना है, नेवी है, इसका शीर्ष स्तरीय सम्मेलन है। ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। और ये गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव 2023 के अनुसरण में आयोजित किया गया है, यानी किसी के बेस पर आयोजित किया गया है। अब आप नाम से देख सकते हैं कि गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव, तो ये कहाँ पे हुआ होगा? जाहिर सी बात है कि गोवा में हुआ होगा। कब से कब तक हुआ था? तो 29 से 31 अक्टूबर 2023 यहाँ पे गोवा में आयोजित किया गया था। ये वैचारिक दृष्टि से गोवा मैरीटाइम कॉन्क्लेव का उद्घाटन हिंद महासागर क्षेत्र में नौसेना प्रमुखों और समुद्री एजेंसियों के प्रमुखों को एक मंच प्रदान करके रणनीतिक परिचालन स्तर पर भारतीय नौसेना की सलाहकारी भागीदारी को पेश करना था। दूसरी ओर IPRD इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, यानी कि वही भारतीय नौसेना का जो ये चल रहा है हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इसी के बारे में बात की जा रही। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग, हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद, इसी के बारे में बात की जा रही। रणनीतिक स्तर पर नौसेना की अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी की प्रमुख अभिव्यक्ति है, जो हिंद प्रशांत क्षेत्र में समग्र समुद्री सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करती है। आप देखेंगे कि वर्तमान समय में समुद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि यहाँ से माल की आवाजाही सबसे सस्ती पड़ती है और यहाँ पे आसान भी हो जाती है, सुविधा भी मिलती है। इस नाते IPRD के पहले 2 संस्करण क्रमशः 2018 और 2019 में नई दिल्ली में ही आयोजित किए गए थे। IPRD 2020 को कोविड-19 के प्रकोप के कारण रद्द कर दिया गया था और 2021 वाला जो हुआ था ये ऑनलाइन मोड में आयोजित किया गया था। और चौथा संस्करण 2022 में नई दिल्ली में भौतिक प्रारूप में आयोजित किया गया था, यानी कि सारे लोग वहीं पे मिले थे। और ये फिर कौन सा संस्करण हो गया? तो ये 5वां संस्करण हो गया। ये कहाँ पे हो रहा है? ये भी नई दिल्ली में हो रहा है। तो एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि जितना भी संस्करण इसका हुआ अभी तक, वो सबका सब नई दिल्ली में ही आयोजित किया गया है। नेशनल मैरीटाइम फाउंडेशन भारतीय नौसेना का ज्ञान संबंधी भागीदार और IPRD के प्रत्येक संस्करण का मुख्य आयोजक रहा है, जिसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के भीतर विभिन्न समुद्री रुझानों, क्षेत्रीय अवसरों और वहां उत्पन्न होने वाली चुनौतियों की समीक्षा करना और प्रमुख हितधारकों के बीच समाधान उन्मुख संवाद के आदान प्रदान को बढ़ावा देना है। इसका विषय क्या है? IPRD 2023 का व्यापक विषय हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभाव है। IPRD का इस वर्ष का संस्करण पिछले संस्करण पर आधारित है। क्वेश्चन अच्छा बन सकता है आपसे यहाँ से भी, जो विशेष रूप से हिंद प्रशांत महासागर पहल IPOI के व्यापार, कनेक्टिविटी और समुद्री परिवहन स्तंभ पर ध्यान केंद्रित करके IPOI को संचालित करने पर केंद्रित था। निसंदेह व्यापार और समुद्री परिवहन दोनों समुद्री कनेक्टिविटी के खंड है। और ये जो IPRD 2023 हो रहा है, इसमें टोटल कितने देश भागीदार हैं? तो ये 16 देश भागीदार हैं इसमें। IPRD के पिछले संस्करण की तरह इसमें भी जीवंत छात्र समुदाय एवं विद्वानों, प्रतिष्ठित नागरिकों, सैन्य अभ्यासकर्ताओं, राजनयिक कोर के सदस्यों और भारत एवं विदेश के थिंक टैंकों की भागीदारी इस आयोजन में उत्साह का संचार करेगी। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IPRD 2023 विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विषय वस्तु विशेषज्ञों और प्रख्यात वक्ताओं की एक श्रृंखला की एजेंसी के माध्यम से 3 दिवसीय अवधि में विस्तृत 6 पेशेवर सत्रों के माध्यम से हिंद प्रशांत समुद्री व्यापार और कनेक्टिविटी पर भू राजनीतिक प्रभावों का पता लगाया गया। ये सत्र कौन कौन से होंगे? तो समुद्री कनेक्टिविटी की युक्तियां, नोट्स हो गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री कनेक्टिविटी पर चीन का प्रभाव हो गया, नौवहन और व्यापार के माध्यम से समुद्री कनेक्टिविटी हो गई, नौवहन और व्यापार के माध्यम से समुद्री कनेक्टिविटी भाग 2 हो गया, हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री व्यापार और नौवहन की संरक्षा एवं सुरक्षा में निजी उद्योग और नियमों पर आधारित
संरक्षित एवं सुरक्षित हिंद प्रशांत क्षेत्र की व्यवस्था को बनाए रखना। अच्छा, जब यहाँ पे भाग 2 देखा मुझे लगा यार एक ही चीज़ 2 बार कैसे लिख दी गई है? फिर ये भाग 2 था। अब आप देखिए फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड चर्चा में आ गया, तो क्या फिर से उसके बारे में डिस्कस किया जाए? इतना डिटेल्स में मैं उसके बारे में डिस्कस कर चुका हूँ कि शायद कोई आयाम उसका छूटा होगा। आप चाहे उसका आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन आ जाए, चाहे प्री में क्वेश्चन आ जाए, शायद ही आप उसको छोड़ेंगे। अगर आपने सही से पढ़ा है तो फिर से अब उसी के बारे में डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। और यही चलता है यार, आए दिन आर्टिकल यही सारे आते रहते हैं। जैसे कभी इजराइल फिलिस्तीन के बारे में आएगा, कभी इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आएगा, कभी जो तीनों लॉ आ रहे हैं उसके बारे में आएगा। इसी तरीके के आर्टिकल आते रहते हैं, तो रोज रोज वही क्या डिस्कस करना। इससे अच्छा कुछ और डिस्कस कर लें जो हमारे काम आ जाए। उसके अलावा यहाँ पे बात की रही है एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन WOAH क्षेत्रीय आयोग के 33वें सम्मेलन की मेजबानी किसने की है? तो भारत ने की है। कहाँ पे की है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। जैसे आप देखेंगे जो WHO है, एक तो ये विश्व स्तर पर है और इसी तरीके से इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं। अभी इसके बांग्लादेश के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख हसीना जी, उनकी बेटी एशिया प्रशांत के लिए इसकी अध्यक्ष भी बनी थी। WHO को जो क्षेत्रीय कार्यालय एशिया प्रशांत के लिए, उसी तरीके से ये आप कह सकते हैं पशुओं के लिए उसी ठीक उसी की तर्ज पर। तो इसकी मेजबानी कौन कर रहा है? इसकी मेजबानी भारत कर रहा है और इसका आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। अब ये जो WOAH है, इसका गठन कब हुआ था? तो इसका गठन 1924 में हुआ था। अब देखिए अगले साल इसका 100 वर्ष पूरा होने वाला है, तो हो सकता है कि आपसे इसके बारे में क्वेश्चन पूछ ले। इसका गठन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है और इसका टोटल 183 सदस्य हैं। उसके अलावा यहाँ पे बात करें वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023, ये कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? ये आयोजित किया जाएगा अहमदाबाद में 21 और 22 नवंबर को। देखिए कितने दिन आगे का पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूँ करंट अफेयर, 3-4 दिन आगे का करंट अफेयर आज ही पढ़ा रहा हूँ। तो ये याद रखिए कि वैश्विक मत्स्यिकी सम्मेलन भारत 2023 कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? अहमदाबाद में आयोजित किया जाएगा। देखिए यहाँ पे न्यूज ये है कि जो अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन है, यहाँ पर गिनी की खाड़ी जो है, यहाँ पर ही समुद्री डकैती रोधी गश्त चल रही थी, पेट्रोलिंग चल रही थी। तो यहाँ पे भारत ने पार्टिसिपेट किया था। भारत के किस जहाज ने पार्टिसिपेट किया था? तो INS सुमेधा ने पार्टिसिपेट किया था। कई बार आपसे वनडे एग्जाम या फिर जो GD वगैरह का एग्जाम होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिए कि INS सुमेधा ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये भारत का दूसरा था, नेवी की तरफ से दूसरी एंटी पायरेसी पेट्रोलिंग थी ये। पुरुषों के विश्व कप में एक संस्करण में 500 से अधिक रन बनाने वाले और 20 विकेट लेने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन बन गए? तो ये क्विंटन डी कॉक बन गए। कहाँ के? तो साउथ अफ्रीका के। ये कब हुआ? तो कल जब सेमीफाइनल खेला जा रहा था और सेकंड सेमीफाइनल, तब की ये बात है। तो कितने विकेट? 20। उसमें से क्या रहा है? तो इसमें से आप देख सकते हैं अलग अलग दिया गया है। 19 कैच लिए इन्होंने और एक स्टंपिंग की है, तो टोटल 20 विकेट इनके द्वारा ली गई है। मतलब ये बॉलिंग नहीं कर रहे थे ऐसा माना जाता है, यहाँ पे डिसमिसल कहा जा रहा है, यानी इन्होंने आउट कराने में भूमिका निभाई। तो टोटल 19 कैच प्लस एक स्टंपिंग और 500 से अधिक रन बनाने वाले एकमात्र विकेट कीपर कौन बन गए हैं एक एडिशन में पुरुषों के वर्ल्ड कप में? तो ये क्विंटन डिकॉक हैं साउथ अफ्रीका के। उसके अलावा यहाँ पे बात की जा रही है कि 16 नवंबर 2023 को मेसर्स L&T कटुपल्ली में ASWC GRSE परियोजना के चौथे जहाज अमीनी का जलावतरण किया गया। तो आपसे पूछेगा कि अमीनी क्या है? तो एक प्रकार का ये शैलो वाटर क्राफ्ट है, शैलो वाटर जहाज है। बाकी अगर थोड़े बहुत और डिटेल्स जाननी है तो इसको PDF में जूम करेंगे, आपको डिटेल्स मिल जाएगी। और भारत और श्रीलंका के बीच एक अभ्यास हो रहा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है मित्र शक्ति 2023। ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये पुणे में हो रहा है। ये देख सकते हैं आप, ऑन पुणे में इसका आयोजन किया जा रहा है। दोस्तों इस आर्टिकल में एक संगठन के बारे में बात की जा रही है जिसका नाम है एपिक। इसका पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन। अगर इसको हिंदी में कहें तो एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग। इसकी मीटिंग सैन फ्रांसिस्को USA में हो रही है। और ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जा रहा है? तो क्योंकि यहाँ पे चाइना जा रहा है और मीटिंग में चाइना जाएगा और यहाँ पे USA और चाइना पहली बार इस साल व्यक्तिगत मीटिंग करने वाला है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। बाकी यहाँ पे वही चीजें दी गई कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC समूह लीडर्स वीक के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में बैठक कर रहा है, जो 11 नवंबर को शुरू करके 17 नवंबर को खत्म हो जाएगी। और इस संगठन का भारत सदस्य नहीं है, उसके बावजूद जो हमारे वाणिज्य मंत्री हैं पीयूष गोयल जी, ये यहाँ पे जाएंगे, भाग लेंगे इसमें। और यहाँ पर जो व्यापार का मुद्दा वो एक प्रमुख मुद्दों में से एक होगा। तो चलिए जान लेते हैं अपेक के बारे में। तो उसका पूरा नाम मैंने आपको बता दिया। ये एक प्रकार का क्षेत्रीय आर्थिक मंच यानी कि रीजनल मंच एक तरीके का। किसके लिए बनाया गया? तो आर्थिक विकास के लिए बनाया गया है, इकोनॉमिक चीजों के लिए बनाया गया है। इसका स्थापना कब की गई थी? तो 1989 में की गई थी। और देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसका घोषित उद्देश्य एशिया प्रशांत की बढ़ती परस्पर निर्भरता का लाभ उठाना और क्षेत्रीय आर्थिक एकीकरण के माध्यम से क्षेत्र के लोगों के लिए अधिक समृद्धि बनाना था।
और जो भी देश इसमें शामिल है तो उनको सदस्य नहीं कहा जाता, ना तो उनको देश कहा जाता है, उनको क्या कहा जाता है, तो उनको अर्थव्यवस्था कहा जाता है, इकोनॉमी कहा जाता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसका मेन फोकस कहाँ पे, तो इकोनॉमी के ऊपर है, इसी नाते इसमें शामिल देशों को इकोनॉमी कहा जाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं जिसको कि हम अर्थव्यवस्था या फिर इकोनॉमी कहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया हो गया, ब्रुनेई, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी, हांगकांग, फिलीपींस, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, सिंगापुर, थाईलैंड, चीनी ताइपे जिसको ताइवान कहा जाता है, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको, पेरू और चिली, ये सब शामिल है इसमें। यहाँ पे दो चीजें, एक तो ये कहा जा रहा है कि हांगकांग जो चीन के हिस्से के रूप में शामिल हो रहा है, दूसरा चीनी ताइपे, ताइवान का नाम दिया गया। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है, जो चाइना है ना वो कहता है कि ताइवान और हांगकांग के सारे मेरे ही क्षेत्र है, जैसे कि पहले हमारा भारत और बांग्लादेश था ना, ऐसे ही चाइना दावा करता है कि सारे हमारे क्षेत्र है और इनका अलग से कोई अस्तित्व नहीं है। वन चाइना पॉलिसी के तहत ये सारे मेरे ही क्षेत्र है, इनको मेरे हिस्से के रूप में मान्यता दी जाए, ना कि अलग राष्ट्र के रूप में, ना कि अलग देश के रूप में इनको मान्यता दी जाए। तो इसी नाते यहाँ पे ये लिखा गया है। अगर बात करें कि पिछले कुछ वर्षों में इसकी भूमिका क्या रही है, तो इसने हमेशा से मुक्त व्यापार, व्यापार शुल्कों को कम करने और आर्थिक उदारीकरण का समर्थन किया है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार अपने संचालन के पहले 5 वर्षों के दौरान अपेक ने अपने मुख्य उद्देश्यों को स्थापित किया। 1991 में एक घोषणा हुई थी जिसको सियोल घोषणा कहा जाता है। इसमें अपेक सदस्य अर्थव्यवस्थाओं ने संगठन के सिद्धांत उद्देश्य के रूप में प्रशांत रिम के आसपास एक उदारीकृत मुक्त व्यापार क्षेत्र के निर्माण की घोषणा की। उसके लिए बताया कि अपेक पहल है, इसने क्या किया था, तो इसके कारण गतिशील विकास ने विकासशील एशिया प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते मध्यम वर्ग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अपेक अर्थव्यवस्थाओं के 2.9 बिलियन नागरिक हैं और ये वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद में कितना योगदान देते हैं, तो 60% का योगदान देते हैं। इसके पीछे की वजह क्या है, क्योंकि यूएसए शामिल है, चाइना शामिल है, रूस है, जापान है, तो ऐसे ऐसे देश हैं, इस नाते यहाँ पे वैश्विक जीडीपी में बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। 2018 तक उन्होंने वैश्विक व्यापार का 48% प्रतिनिधित्व किया था। भारत ने इसमें शामिल होने की इच्छा व्यक्त की है, लेकिन इसकी तरफ से ये कहा गया कि अभी अनौपचारिक रूप से इसकी सदस्यता बढ़ाने का जो कार्य उसको रोक दिया गया, यानी कि कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया कि क्यों रोका गया है। बस ये कि बैकग्राउंड में कुछ चल रहा होगा जिसके नाते इसको रोक दिया गया कि अभी इसकी सदस्यता का विस्तार हम नहीं करने वाले। इस वर्ष के अपेक्स शिखर सम्मेलन में क्या उल्लेखनीय है, अगर उसके बारे में देखा जाए तो बिडेन शी बैठक मुख्य आकर्षण है। वही जो बाइडेन और भाई साहब यहाँ पे शी जिनपिंग चाइना वाले और यूएसए वाले। भले इससे अमेरिकी चीन संबंधों में तत्काल कोई महत्वपूर्ण बदलाव आने की संभावना ना हो, हालांकि दोनों शक्तियां हाल के महीनों में उच्च स्तरीय आधिकारिक बातचीत में संलग्न रही हैं, जिसमें इस वर्ष चीनी विदेश मंत्री वांग ई की अमेरिकी यात्रा भी शामिल है। अमेरिकी फेडरल रिजर्व की अध्यक्ष जेनेट एलन और अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन का दौरा किया है। एपी के अनुसार बिडेन नए इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क पर प्रगति को उजागर करने की उम्मीद कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, जो इंटरनेशनल लेवल होता है ना, यहाँ पर ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता है और ना ही कोई परमानेंट दुश्मन होता है। जैसी आवश्यकता होती है वैसे ही ये चीजें बदलती रहती हैं। जैसे आप देखेंगे एक टाइम था कि यूएसए ने इंडिया के खिलाफ अपना जहाज भेज दिया था पाकिस्तान की तरफ से, और अब एक टाइम है कि यूएसए ही इंडिया का मुंह जोता नजर आ रहा है। तो ये सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से इंटरनेशनल रिलेशन तय होते हैं। अभी कल हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जनजातीय गौरव दिवस के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी के द्वारा पीएम किसान, इसका पूरा नाम क्या है, तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, इसकी 15वीं किस्त भी जारी की जाएगी। तो हम यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में थोड़ा सा ऐसे जानने वाले हैं, क्योंकि इसके पहले हम लोग इसके बारे में बहुत ज्यादा जान चुके हैं। जब यहाँ पे फेस प्रमाणीकरण लागू किया गया था, ऐप एप्लीकेशन लागू किया गया था, एप्लीकेशन लॉन्च किया गया था, और उसके पहले भी हम लोग इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल्स में देख चुके हैं। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत उसके बारे में हम देख लेते हैं। ये सारी वही चीजें जो मैंने कल आपको बताई थी। जनजातीय गौरव दिवस प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और राष्ट्रीय गौरव, वीरता और आतिथ्य के भारतीय मूल्यों को प्रोत्साहित देने में आदिवासियों के प्रयासों का को मान्यता प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, ये किन के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, तो बिरसा मुंडा जी के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। और प्रधानमंत्री जी के द्वारा 15वीं किस्त के रूप में 8 करोड़ से अधिक किसानों को 18,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की जाएगी। 15 नवंबर को जारी कर दी गई है। योजना की शुरुआत के बाद से लाभार्थी किसानों को हस्तांतरित की गई कुल राशि 2.80 लाख करोड़ रुपए के आंकड़े से अधिक होने की आशा है। अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, क्योंकि योजना लगातार चर्चा में बनी रहती है। तो बात करें अगर पीएम किसान योजना के बारे में, ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजनाओं में से एक है। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, यानी कि सीधा अकाउंट में पैसा आ जाए। यह अधिक आय सीमा के कुछ निषेध मानदंडों के अंतर्गत सभी भूमिधारक किसानों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। कब शुरू की गई थी, तो 24 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। और ये केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है, जहां पे 100% पैसा केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है, उसी को केंद्रीय क्षेत्र की योजना कहा जाता है। और एक होती है केंद्रीय प्रायोजित योजना, जहां पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार
दोनों मिलकर के पैसा वहन करते हैं, उसको केंद्र प्रायोजित योजना कहा जाता है। हर 4 महीने में 3 समान किस्तों में प्रतिवर्ष 6,000 रुपए, यानी प्रत्येक चौथे महीने में आपको 2,000 रुपए मिलेगा। का वित्तीय लाभ प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डीबीटी मोड के माध्यम से देश भर के किसान परिवारों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है। देश भर में अब तक 11 करोड़ से अधिक किसानों को 2.61 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि का लाभ प्रदान किया गया है इस योजना के तहत। और 15 किस्त जारी करने के लिए क्या किया जाएगा, तो ई केवाईसी जो होता है, ई केवाईसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना नो योर कस्टमर जो होता है उसको जानने के बारे में बात की जा रही है। और सक्रिय बैंक खातों के साथ आधार को जोड़ना सुनिश्चित किया जाएगा। उसका फायदा क्या होगा, उसका फायदा ये कि जो लाभ दिया जा रहा है, जो पैसा भेजा जा रहा है, वो किसी और के अकाउंट में ना जाए, जो एक्चुअल लाभार्थी है उसी के पास ये पैसा जाए। किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी पूरा करने की सुविधा प्रदान करने के लिए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने चेहरे के प्रमाणीकरण आधारित ई केवाईसी की सुविधा के साथ एक मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया। जब ये मोबाइल एप्लीकेशन के बारे में हमने बात की थी, तब वहां पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में भी बात की थी। अब इस ऐप के माध्यम से किसान क्या कर सकते हैं कि अपना फेस जो है उसको अपलोड कर देंगे, फोटो और आई स्कैन वगैरह कर करके ये जो ई केवाईसी होता है उसको यहाँ पे वेरीफाई करवा सकते हैं। और ये सिर्फ अपना ही नहीं, अपने आसपास के 100 किसानों को और भी ई केवाईसी जनरेट करा सकते हैं। यह ऐसा पहला मोबाइल एप्लीकेशन है जो भारत सरकार की किसी भी लाभ अंतरण योजना में चेहरे के प्रमाणीकरण सुविधा का उपयोग करता है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके अलावा बात करें कि कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने एक पीएम किसान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता चैटबॉट, इसका क्या नाम रखा गया, तो किसान ई मित्र भी शुरू किया है, जो किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना से संबंधित उनकी शिकायतों का वन स्टॉप समाधान प्रदान करेगा। भाषणी के साथ एकीकृत यह चैटबॉट आवाज और पाठ सहायता के माध्यम से हिंदी, तमिल, ओडिया, बंगाली जैसे स्थानीय भाषाओं में और अंग्रेजी में सहायता प्रदान करता है। आवाज वही जो आप बोल के सर्च करते हैं ना कि गूगल, वही चीज है। और पाठ का क्या मतलब है, अगर आप कुछ टाइप करेंगे तो उसके हिसाब से। ये एक छोटी सी न्यूज है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है किसी एग्जाम के लिए, बस आपकी जानकारी के लिए। जैसे बात करें कि नीति आयोग के सदस्य जो है डॉक्टर वीके पॉल ने 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में स्वास्थ्य मंडप का उद्घाटन किया। वही चीज यहाँ पे भी लिखी गई, इसकी थीम क्या है, तो वसुधैव कुटुंबकम, व्यापार से एकजुटता। जबकि स्वास्थ्य मंडप की थीम क्या रखी गई, तो आयुष्मान भाव रखी गई है। उसके अलावा रियर एडमिरल सीआर परवीन नायर ने सोड आर्म के फ्लीट कमांडर का कार्यभार ग्रहण किया। ये सारे न्यूज जो होते हैं वो वनडे एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी तो शायद ही कभी ऐसे न्यूज पूछे, और ये हो सकता है कि आपसे स्टेट पीसीएस में भी पूछा जाए, लेकिन यूपीएससी रेयरली, बहुत ही रेयर होगा जब ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, ये कहाँ पे गए, तो ये इंडोनेशिया में गए। इंडोनेशिया में कहाँ, जकार्ता में। किस लिए, जो आसियान देश हैं इन्हीं के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस हो रही है, इसमें भाग लेने के लिए गए। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको यहाँ पे दी गई, जितना इंपॉर्टेंट है उतना दी गई। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में भाग लेने के लिए 16 से 17 नवंबर 2023 तक इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इंडोनेशिया एडीएमएम प्लस का अध्यक्ष है और वह इस वर्ष बैठक की मेजबानी भी कर रहा है। एडीएमएम आसियान देशों के हित में सर्वोच्च रक्षा परामर्श व सहकारी तंत्र है। यह आसियान सदस्य देशों जैसे कि ब्रुनोई हो गया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओ पीडीआर, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड तथा वियतनाम के लिए एक महत्वपूर्ण संवाद मंच की भूमिका निभाता है। इसके 8 संवाद भागीदार भी हैं, जो पार्टनर भागीदार कह सकते हैं तरीके से। कौन कौन है, तो भारत हो गया, अमेरिका हो गया, चीन, रूस, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। और इसी नाते हम यहाँ पे गए हैं भाग लेने, क्योंकि हम इसके संवाद भागीदार हैं। भारत 1992 में आसियान का संवाद भागीदार देश बना था और एडीएमएम प्लस का उद्घाटन 12 अक्टूबर 2010 को वियतनाम के हनोई में आयोजित किया गया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रेट किया गया है, हाईलाइट किया गया, आप उसको देख सकते हैं। ये जो एडीएमएम प्लस के मंत्री वर्ष 2017 के से आसियान और प्लस देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए वार्षिक बैठक आयोजित कर रहे हैं। कब से, तो 2017 से। अच्छा, बार बार एडीएमएम आ रहा है और मैं उसका फुल फॉर्म ही नहीं बताया हूं, है ना। तो एडीएमएम का पूरा नाम है आसियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग। बार बार वो चीज आपके दिमाग में आ रही होगी कि एडीएमएम रटे हैं और उसका फुल फॉर्म बता नहीं रहे हैं, कनेक्ट हो ही नहीं रहा है। मुझे लगा कि यहाँ पे मैं बता दूं ना तो क्लियर हो गया होगा, पर एडीएमएम का फुल फॉर्म भी बताना जरूरी है। इसमें 7 विशेषज्ञ कार्य समूह अर्थात समुद्री सुरक्षा, सैन्य चिकित्सा, साइबर सुरक्षा, शांति स्थापना गतिविधि, आतंकवाद विरोधी प्रयास, मानव को बारूदी सुरंगों से बचाने की कार्रवाई और मानवीय सहायता एवं आपदा राहत के माध्यम से सदस्य देशों के बीच व्यवहारिक सहयोग को आगे बढ़ाता है। 10वीं एडीएमएम प्लस के दौरान 2024 से लेकर के 27 चक्र के लिए सह अध्यक्षों के अगले समूह की घोषणा भी की जाएगी। भारत 2021 से 24 के वर्तमान चक्र में इंडोनेशिया के साथ एचडीआर पर ईडब्ल्यूजी की सह अध्यक्षता कर रहा है। यानी इनका जो ये वाला स्तंभ है ना, इस पर कौन सह अध्यक्षता कर रहा है, तो भारत कर रहा है। किसके साथ, इंडोनेशिया के साथ। उसके अलावा यहाँ पे बात करें भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर वायु इकाई विषय वस्तु पर संगोष्ठी हो रही है। कौन कर रहा है, दक्षिणी नौसेना कमान कोच्चि भारतीय नौसेना की आत्मनिर्भर वायु इकाई 2023 विषय वस्तु पर
2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है। नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने सेमिनार की अध्यक्षता की है। इस अवसर पर विभिन्न नौसैनिक स्क्वाड्रनों और उड़ानों को उनके उल्लेखनीय प्रदर्शन के लिए पुरस्कार प्रदान किए गए। सीएनएस ने कमांडर अभिषेक तोमर, डिफेंस सिविलियंस गितेश शेनॉय एमसीएम एआर और जोसेफ टॉम सीएमएआर को प्रशस्ति प्रदान की, जिन्होंने स्वदेशीकरण प्रयासों में योगदान दिया, जिसके परिणाम स्वरूप आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को ध्यान में रखते हुए सेकिंग हेलीकॉप्टरों का उच्चतम उपयोग किया गया, यानी कि आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए, स्वदेशी निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। यहाँ पे बात करिए CSIR NISCPR ने 8वां आयुर्वेद दिवस मनाया। देखिए जो आयुर्वेद दिवस है ना, इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है, ये कब मनाया था, तो जब धनतेरस वाला दिन होता है उसी दिन ये मनाया जाता है और ये इधर उधर होता रहता है, इसलिए इसका कोई फिक्स दिन नहीं है। 2023 में कब मनाया गया, तो 10 तारीख को मनाया गया, 10 नवंबर को मनाया गया। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट न्यूज है, भारत और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक के बीच ऊर्जा वार्ता की छठी उच्च स्तरीय बैठक 9 नवंबर 2023 को कहाँ पे हुई, तो ऑस्ट्रिया के वियना के ओपेक सचिवालय में आयोजित की गई है। तो 2-3 चीजें आपको यहाँ से पता चल रही है। पहले तो ये कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो ऑस्ट्रिया के वियना में ये मीटिंग भी आयोजित की गई थी। और ये कौन सी थी, तो 6वीं उच्च स्तरीय बैठक थी। बाकी इंपॉर्टेंट किस हिसाब से, तो वही वनडे के हिसाब से। ऐसी जो भी न्यूज है जो आपको एक पेज में देखने को मिल रही है, वो मैक्सिमम वनडे के हिसाब से ही इंपॉर्टेंट होती है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज लॉन्च किया गया है। पोर्टल है ये, वेबसाइट है ये, उसको लॉन्च किया गया है। कई बार आपसे पूछ लेते हैं ना कि ये पोर्टल किसके द्वारा शुरू किया गया, तो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, इसको हिंदी में आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय कहा जाता है, इसके द्वारा शुरू किया गया आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज। यहाँ पे बात करें कि भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, इसके बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। कितना, $40 करोड़ ऋण पर लेगा भारत एडीबी से, ताकि यहाँ पे विकास किया जा सके। किसके क्षेत्र में, तो उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे का निर्माण हो गया, सेवा वितरण में सुधार हो गया और कुशल शासन प्रणालियों को बढ़ावा देने में। दोस्तों इस आर्टिकल में बात की जा रही है कि लोगों का प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाना चाहिए। अब प्रतिनिधित्व कैसे बढ़ेगा, रिप्रेजेंटेशन कैसे बढ़ेगा, अगर आसान भाषा में कहें तो जो एमपी है हमारे, उनकी संख्या बढ़ाई जाना चाहिए, तो इससे ही हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हमारा प्रतिनिधि कौन होता है, जिसको हम चुन के संसद में भेजते हैं वही हमारा प्रतिनिधि होता है, या फिर जिसको चुन के हम विधानसभा में भेजते हैं वही हमारा प्रतिनिधि होता है। दोस्तों जो लोकतंत्र है ये दुनिया में प्रमुखतः 2 रूप में प्रचलित है। पहला है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अब देखिए प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है, यहाँ पर जनता कानून निर्माण में डायरेक्ट भूमिका निभाती है, यानी कि डायरेक्ट लोग कानून निर्माण करते हैं। दूसरा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और ये भारत में यही लागू है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है, तो इसमें हम लोग अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। जैसे आप देखें कि हम लोग एमपी एमएलए को चुनते हैं और इनको चुन करके संसद में और विधानसभा में भेजते हैं, फिर ये लोग हमारे लिए कानून का निर्माण करते हैं। तो ये अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत में लागू है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने की बात की जा रही है, प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात की जा रही है, तो फिर कैसे बढ़ेगा, जाहिर सी बात है कि एमपी की संख्या बढ़ा देंगे तो यहाँ पे हमारा प्रतिनिधित्व भी बढ़ जाएगा। इस आर्टिकल में यही सारी चीजें बताई गई है और इस आर्टिकल में कुछ डेटा भी दिया गया है। जैसे बात की जाती है कि जो भारत का एक एमपी होता है वो औसतन 25 लाख नागरिकों का प्रतिनिधि होता है। अगर यही संख्या हम अमेरिका में देखते हैं तो अमेरिका का एक एमपी लगभग 7 लाख नागरिकों का प्रतिनिधि होता है। अगर हम पाकिस्तान में देखते हैं तो यहाँ पर एक एमपी लगभग 6 लाख नागरिकों का प्रतिनिधि होता है। इसी तरीके से अगर हम बांग्लादेश में देखते हैं तो यहाँ पर एक एमपी लगभग 5 लाख नागरिकों का प्रतिनिधि होता है। तो आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। हमारे यहाँ पे एक एमपी लगभग औसतन 25 लाख लोगों का प्रतिनिधि माना जाता है। तो इसी नाते ये कह रहे कि जब एमपी की संख्या बढ़ा दी जाएगी तो जाहिर सी बात है कि लोगों की संख्या कम हो जाएगी, तो ये और भी कम लोग का प्रतिनिधि होगा और ये और अच्छे से काम कर पाएगा अपने क्षेत्र में और अच्छे से इसकी पहुंच बढ़ पाएगी। वही डेटा यहाँ पर आपको दिया गया है। उसके अलावा बताया जा रहा है कि इस वर्ष अब तक भारत में विधानसभा के लगभग 4126 सदस्य और 543 लोकसभा सांसद और 245 राज्यसभा सांसद, यानी कि टोटल अगर हम सांसद की बात करें, एमपी की बात करें, तो यहाँ पे आपको 788 एमपी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए कि एक एमपी 25 लाख लोगों का यहाँ पे प्रतिनिधि कर रहा है और हमारे देश की जनसंख्या लगभग 140 करोड़ के आसपास है और यहाँ पे सांसद कितने, एमपी कितने हैं टोटल, तो ये 788, 1000 भी नहीं है। तो ये कितना बड़ा डेटा होगा। तो वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि भारत में नागरिक कल्याण के लिए जिम्मेदार सांसद या विधानसभा सदस्य बहुत ही कम है। अगला पॉइंट है कि भारत में असंख्य जमीनी स्तर के राजनेता हैं। जैसे आप देखेंगे कि हर गली नुक्कड़ पे आपको एक नेताजी मिल जाएंगे। वो चाहे कभी प्रधानी का चुनाव लड़े होंगे, चाहे सभासदी का चुनाव लड़े होंगे या कुछ भी नहीं किए होंगे, पर वो नेताजी रहते हैं, उनको लोग नेताजी के नाम से ही जानते हैं। इसी तरीके से बात करें 50 से लेकर के 100 वार्डों वाली 1000 से अधिक नगर पालिका परिषद या निगम और लगभग 2,38,000, ये डेटा कहाँ से लिया गया, तो पीआईबी से डेटा लिया गया, यानी कि गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वहां से लिया गया। तो ये ऑथेंटिक डेटा है जिनमें राष्ट्रीय राज्य स्तर पर औसतन 5 से 30 सदस्य देखने को मिलते हैं। इस बीच हमारी राजनीतिक व्यवस्था दुर्भावना से ग्रस्त है। विधायी भार चुनिंदा राज्यों के नागरिकों की ओर झुका हुआ है। जैसे आप देखेंगे जहाँ पे जनसंख्या ज्यादा है
तो उन लोग का प्रतिनिधित्व भी ज़्यादा है। अब जब उन लोग का प्रतिनिधित्व ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है कि उनको ज़्यादा ध्यान में रखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल दिया गया है। अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व लोकसभा में भी ज़्यादा देखने को मिलता है और राज्यसभा में भी ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह ये है क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है और हमारे देश में सीटों का आवंटन जिस बेस पे होता है वो जनसंख्या के बेस पर ही होता है। जनरली माना जाता है कि 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट अलाउ कर देनी चाहिए। तो इन्हीं सारी कमियों को दूर करने के लिए कह रहे हैं कि हमें फिर से इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है, हमें इसके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, इसको फिर से हमें सुधार करना चाहिए। इस कमी को दूर करने के लिए हम क्या-क्या कदम उठा सकते हैं? तो इसमें पहला कदम बताया गया परिसीमन कर सकते हैं। परिसीमन आयोग जो होता है उसका गठन कर सकते हैं। परिसीमन आयोग का गठन केंद्र स्तर पर हम आर्टिकल 82 के तहत करते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। बताया जा रहा है कि परिसीमन एक संभावित समाधान हो सकता है और अतीत में इसका 4 बार उपयोग किया जा चुका है। तो 4 बार कब-कब ये परिसीमन आयोग बनाया गया था, इसको भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो एक बार सुन लीजिए ध्यान से। तो पहला बना था 1952 में परिसीमन आयोग, फिर बना था 1963 में, फिर बना था 1973 में और फिर बना था 2002 में। तो अभी तक ये सिर्फ 4 बार ही परिसीमन आयोग का गठन किया गया है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन क्यों किया जाता है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि जो हमारे एमपी एमएलए होते हैं इनको चुनाव के लिए एक क्षेत्र दिया जाता है, एक सीट दी जाती है। तो उस सीट का निर्धारण करने के लिए ही ये देखा जाता है कि जो परिसीमन आयोग है उसका गठन किया जाए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1976 में आपातकाल के दौरान चल रही परिवार नियोजन नीतियों का हवाला देते हुए प्रभावी जनसंख्या नियंत्रण उपायों के साथ चुनिंदा राज्यों को दंडित करने से बचने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या को स्थिर कर दिया गया था और परिसीमन को 2001 तक बढ़ा दिया गया था। इसके पीछे की वजह क्या, जैसे आप देखेंगे अभी भी जनरली हमें ये देखने को मिलता है कि जो साउथ इंडियन स्टेट है ये लोग अपनी जनसंख्या के ऊपर नियंत्रण कर रहे हैं, लेकिन जो उत्तर भारत के राज्य हैं जनरली ये ऐसा करते हुए नहीं देखे जाते हैं। और यहाँ पे हमारे यहाँ पे सीटों का निर्धारण कैसे होता है? तो जनसंख्या के आधार पर होता है। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि जनसंख्या को नियंत्रित करिए और जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित कर रहा है उनका प्रतिनिधित्व कम करते जा रहे हैं, जो राज्य जनसंख्या को नियंत्रित नहीं कर रहा उसका प्रतिनिधित्व ज्यादा होता जा रहा है। जाहिर सी बात है कि एक तरीके से उनको दंड देना होगा ना, कि जो अपनी जनसंख्या कंट्रोल करेगा उनका प्रतिनिधित्व कम होता जाएगा, तो एक तरीके से तो उनको दंड देना होगा। तो इसी को रोकने के लिए 2001 तक के लिए परिसीमन रोक दिया गया था, फिर 2002 में किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1973 के बाद से 2002 में किया गया था। उसके अलावा यहाँ पे बताया कि फरवरी 2002 में संविधान का 84वां संशोधन अधिनियम पेश किया गया, जिसने 2026 तक यानी कि 2031 के बाद पहले जनगणना तक लोकसभा सीटों की संख्या को सीमित कर दिया। अच्छा, यहाँ पे 2026 लिख करके फिर 2031 क्यों लिखा गया? तो आप सभी को पता है कि 2021 में जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड के नाते वो लेट हो गई। अब ये जो जनगणना होने वाली कहा जा रहा है कि अब संभवतः 2024 में होगी और इसका जो परिणाम प्रकाशित होगा अंतिम रूप से वो लगभग 2026 में प्रकाशित होगा। तो जब परिणाम 2026 में प्रकाशित होगा तो तुरंत तो फिर से जनगणना कर नहीं देंगे। तो उसी नाते ये बात कही जा रही है कि जो 2026 में जनगणना होने वाली थी इसको बढ़ा करके 2031 में कर दिया गया है। और ये जो आर्टिकल 82 है ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत में परिसीमन लागू होगा, क्योंकि हमें जनसंख्या पता चल गई तो उसी के हिसाब से हम सीटों का आवंटन भी करेंगे। तो आर्टिकल 82 ये कहता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद भारत में परिसीमन आयोग का गठन किया जाएगा। पर आप देख सकते हैं कि परिसीमन आयोग का गठन करना कितना मुश्किल है, क्योंकि अभी तक सिर्फ 4 बार किया गया, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। उसके अलावा कहा जा रहा है कि 1971 और 2011 के बीच राजस्थान और केरल की जनसंख्या 1971 में क्रम से 25 मिलियन और 21 मिलियन थी, जो बढ़कर क्रम से 68 मिलियन और 33 मिलियन हो गई। अगर 1971 में हम राजस्थान की जनसंख्या देखते हैं तो ये कितनी थी? 25 मिलियन थी। इसी तरीके से अगर 1971 में हम केरल की जनसंख्या देखते हैं तो कितनी थी? 21 मिलियन थी। और ये अगर 2011 में देखते हैं हम डेटा, तो राजस्थान की जनसंख्या 2011 में बढ़कर के 68 मिलियन हो गई और इसी तरीके से केरल की जनसंख्या बढ़कर के 33 मिलियन हो गई। इसी तरह 2019 के चुनाव में उत्तर प्रदेश के प्रत्येक सांसद ने लगभग 3 मिलियन मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि लक्षद्वीप के एक सांसद ने लगभग 55,000 मतदाताओं का प्रतिनिधित्व किया। तो ये कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे ये 1 लाख में भी नहीं पहुंच पा रहे हैं और यहाँ पे ये 3 मिलियन, और 1 मिलियन में कितना होता है? तो 1 मिलियन में 10 लाख होता है। यानी कि उत्तर प्रदेश का एक सांसद 30 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। और जो यहाँ पे लक्षद्वीप देखने को मिल रहा है ये 1 लाख लोगों को भी प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रहे इनके एमपी। तो ये जो असमानता है इसी को दूर करने की बात की जा रही है। ये मानते हुए कि संसदीय सीटों की संख्या बढ़कर 753 हो जाएगी, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल जैसे राज्यों में सीटों में लगभग 6% की वृद्धि देखी जा सकती है। कर्नाटक में संभावित रूप से 11% की वृद्धि देखी जा सकती है। इस बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे उत्तरी राज्यों की सीटों में 63% की वृद्धि देखी जा सकती है। कब की बात की जा रही है? जब हमारे पास फिर से जनगणना का डेटा जाएगा और उसके आधार पर जब हम परिसीमन अगर लागू करते हैं तो यहाँ पे ये वृद्धि देखने को मिल सकती है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है, चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूँ तब से। और यह चीज यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिसीमन अपने ऐतिहासिक रूप में हिंदी भाषी उत्तरी आबादी के प्रति पूर्वाग्रह पैदा करेगा, जबकि चुनिंदा
राष्ट्रीय दलों को सत्ता में आने में सक्षम बनाएगा। और यहाँ पे जिन राज्यों ने अपने जनसंख्या वृद्धि को कम करने में अच्छा प्रदर्शन किया है, जैसे कि साउथ इंडियन स्टेट खास करके, जो इन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया, तो इनको दंडित भी किया जा सकता है। वही चीज़ है, क्योंकि इनको जो हमारी जनसंख्या उसी के अनुपात में सीटों का आवंटन किया जाता है और इन्होंने जनसंख्या को कंट्रोल कर रखा है। तो जनसंख्या को जब कंट्रोल किया है तो जाहिर सी बात है कि इनको सीट उतना ज़्यादा नहीं मिलेगी। तो एक तरीके से इनको दंडित करना ही तो हो गया, इनके लिए पनिशमेंट ही तो हो गई। कहा जा रहा है कि परिसीमन अपरिहार्य है। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि 2026 में सीटें बढ़ने की संभावना है। इसी नाते यहाँ पे नई संसद भवन भी लाई गई कि हमारे सांसद कहाँ बैठेंगे, क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि परिसीमन अपरिहार्य यानी कि इसको कराना अति आवश्यक है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन इसके हानिकारक परिणामों को कम किया जा सकता है। अब उसको कम कैसे किया जा सकता है? सबसे पहले संसद में सीटों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि किसी भी राज्य के साथ भेदभाव ना हो, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सारे राज्यों को प्रतिनिधित्व मिले, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो जो सीटों की संख्या है ना लोकसभा में और राज्यसभा में, इसको बढ़ा दिया जाए। उसके अलावा ये सुझाव दिया गया कि जो परिसीमन है उसको सिर्फ जनसंख्या के आधार पर यहाँ पे आधारित कारकों द्वारा संचालित ना किया जाए, बल्कि भौगोलिक नीतिवाद हो गया, आर्थिक उत्पादकता हो गई, भाषाई इतिहास हो गया और निष्पक्षता की भावना को भी एक भूमिका निभानी चाहिए। यानी कि जो हमारा परिसीमन होता है इसमें सिर्फ जनसंख्या के आधार पर सीटों का आवंटन ना किया जाए, बल्कि अन्य कारकों को भी शामिल किया जाए इसमें। राज्यों को भविष्य में होने वाले हस्तांतरण पर परिसीमन के राजकोषीय प्रभाव पर भी पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी। दूसरा उपाय ये बता रहे कि जो संघवाद है उसको बढ़ावा देना चाहिए। संघवाद क्या है? जो केंद्र और राज्य सरकार है इनके बीच अच्छे संबंध बने रहे, इसको बढ़ावा देना चाहिए, आपको पता होगा। और वर्तमान समय देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिनकी केंद्र के साथ नहीं बनती है। ये हर सरकार में, हर सत्ता में होता है, जब केंद्र में अलग पार्टी की सत्ता होगी और राज्य में अलग पार्टी की सत्ता होगी, तो ये चीज़ आपको देखने को अक्सर मिलेगी। बताया जा रहा है कि इसके अलावा हमारी चुनाव प्रणाली में सुधार किया जा सकता है। संघवाद को बढ़ावा देने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय हमें बहुत सारे यहाँ पे चीजें देखने को मिलती है कि केंद्र और राज्यों के बीच खिंचाव बना रहता है, तनाव बना रहता है। और कहा जा रहा है कि इसमें महत्वपूर्ण भूमिका राज्यसभा निभा सकती है, राज्यसभा के द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा सकती है, क्योंकि जो भी यहाँ पे एमपी चुन के जाते हैं वो किसके द्वारा चुन के जाते हैं? तो जो राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं उनके द्वारा चुन के जाते हैं। और आप देखें कि राज्यसभा में भी यही रूल अपनाया जाता है कि जिनकी जनसंख्या अधिक है उनको अधिक सीटों का आवंटन किया जाएगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों का, जहाँ पे जनसंख्या बहुत अधिक है, इनका प्रतिनिधित्व राज्यसभा में सबसे अधिक देखने को मिलता है। तो वही चीज यहाँ पे कही जा रही है कि जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है, कम से कम यहाँ पर सबको समान प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और जो राज्यसभा के सांसद हैं, इनके सदस्य जो हैं, जो इनका चुनाव होता है वो भी प्रत्यक्ष निर्वाचन होना चाहिए। जैसे कि लोकसभा के चुनाव होता है उसी तरीके से राज्यसभा का भी चुनाव होना चाहिए। जो हमारे सांसद हैं, जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं, इसको जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाना चाहिए, ना कि इनको जो राज्य विधानसभा है उसके सदस्य के द्वारा चुना जाना चाहिए। उसके अलावा अधिवास की आवश्यकता जोड़ी जाए और उसका सख्ती से पालन किया जाए। उसके अलावा कहा जा रहा है कि विशेष रूप से लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व पर भी विचार किया जा सकता है। ये टर्म आपने और भी कहीं सुनी होगी, कहाँ पे सुनी है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, हाँ, वहां पे भी ये टर्म आती है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या होता है? तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए 3-4 कैंडिडेट खड़े हैं, मान लीजिए 4 कैंडिडेट खड़े हैं, ए, बी, सी और डी, 4 कैंडिडेट आपके खड़े हैं। अब यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व जब होता है तब कैसे इसको लागू करते हैं? तो यहाँ पे ये कहा जाता है, जैसे एक पर्चा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप लोग वरीयता क्रम चुनिए कि सबसे पहले आप किसको वोट दे रहे हैं। तो मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने सबसे पहले बी को रख दिया, बी के बाद ए को रख दिया, फिर डी को रख दिया, फिर सी को रख दिया। यहाँ पे दूसरा कोई व्यक्ति है, उसने क्या किया, सबसे पहले ए को रख दिया, फिर बी को, फिर सी को, फिर डी को, इस तरीके से। यानी इनके कहने का मतलब है कि अगर ए नहीं जीतता है तो फिर हमारा वोट बी को दे दिया जाए। यही चीज है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व अपना लेना चाहिए राज्यसभा का जो चुनाव होता है उसके लिए। हालांकि इसके भी अपने दुष्परिणाम है, क्योंकि हमारी जनता भी इतना भी जागरूक नहीं है, इतना भी एजुकेट नहीं है। जो सामान्य जनता है वो इन सारी चीज़ों को समझ सके, वरीयता क्रम सेट कर सके, तो उनके लिए बहुत ही जटिल हो जाएगा। और यही वजह थी कि जो लोकसभा का चुनाव होता है उसको सामान्य नियम से चुना जाता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व का सिंपल सा मतलब है कि जितने भी कैंडिडेट खड़े होंगे उनको आपको वरीयता क्रम में सेट करना पड़ेगा कि फर्स्ट पे ये, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये और फोर्थ पर ये, 5 पे ये, इस तरीके से। और अगर ये इनको पूरा वोट नहीं मिलता, और यहाँ पे जीत कैसे तय होती है अगर इस तरीके से, तो जीत ऐसे तय होती है कि 50% प्लस 1 वोट, यानी कि मान लीजिए कुल वोट 500 है, अब इसका 50% कितना हो जाएगा, तो 250 प्लस 1, यानी कि जिसको 251 वोट मिल जाएगा वो विजेता घोषित कर दिया जाएगा। तो ये होता है यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल लिया गया कि ऑस्ट्रेलिया में निचले सदन के चुनाव में मतदाता वैकल्पिक वरीयता मतपत्र पर उम्मीदवारों को रैंक करते हैं। यदि कोई उम्मीदवार पहले दौर में बहुमत से वोट नहीं जीतता तो सबसे कमजोर उम्मीदवार को हटा दिया जाता है, उनके वोट अगले पसंदीदा उम्मीदवार को पुनर्वितरित कर दिए जाते हैं। वही चीज जो मैं आपको यहाँ पे कब से समझा रहा हूँ कि अगर ए को मान लीजिए उतना वोट नहीं मिलता जितना चाहिए,
तो इसका जो भी वोट बचेगा ना, ये बाकी के 3 लोगों में बांट दिया जाएगा कि कुछ वोट ये, कुछ वोट ये, कुछ वोट ये, जितना भी रहेगा ये समान रूप से इनके वोटों में बांट दिया जाएगा। फिर इस तरीके से काउंटिंग की जाएगी कि किसी को 50% प्लस 1 वोट मिल रहा है कि नहीं। अब मान लीजिए कि बी को भी 50% प्लस 1 वोट नहीं मिल रहा है। अब कौन कौन बचे, सी और डी मिला। तो ए का भी वोट बटेगा इन दोनों में और बी का भी वोट इन दोनों में बट जाएगा। अब जिसको भी 50% प्लस 1 मिलेगा वही यहाँ पे आपका विजेता घोषित हो जाएगा। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक किसी उम्मीदवार के पीछे स्पष्ट बहुमत ना हो जाए। उसके अलावा फ्रांस का एग्जाम्पल दिया गया तो फ्रांस में नेशनल असेंबली चुनावों के लिए दोहरी मतपत्र प्रणाली संचालित की जाती है। यदि पहले दौर में कोई उम्मीदवार नहीं जीतता है तो दूसरे दौर में केवल वही उम्मीदवार प्रतिस्पर्धा करते हैं जिन्हें पिछले दौर में कुल वोटों के 1/8 में से अधिक वोट मिले थे। भारत की फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली शीघ्र चुनाव परिणाम सुनिश्चित करती है। जो हमारे यहाँ पे लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं, वो कैसे चुने जाते हैं? तो मान लीजिए यहाँ पे 10 कैंडिडेट खड़े हो जाए, उससे हमें नहीं मतलब है। जो भी सबसे ज्यादा वोट पा जाता है, सबसे ज्यादा मत जिसको मिल जाता है वही जीत जाता है, वही विजयी होता है। इसी को फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली कहा जाता है। लेकिन फिर भी यह सुनिश्चित करता है कि एक विधायक या फिर एक सांसद भी आप यहाँ से कह सकते हैं अक्सर बहुमत के बिना किसी निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब यहाँ पे बहुमत का क्या मतलब है? तो मान लीजिए कि 4 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं और टोटल वोट भी हमारा 400 मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि ये समझाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती हैं। तो मान लीजिए टोटल 4 कैंडिडेट खड़े हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक व्यक्ति को मान लीजिए 90 वोट मिल जाता है, दूसरे को 100 वोट, तीसरे को भी 100 वोट मिल जाता है और चौथे को मिलता है 110 वोट। अभी टोटल 400 वोट हो गए ना, 100, 200 और ये 3, 400, ठीक है, ये 400 वोट हो गए। अब यहाँ पे देखिए इनको 110 वोट मिला है, इससे और इससे सिर्फ 10 वोट ही ज्यादा मिला है, उसके बाद भी ये विजयी हो जाएंगे इस वाली प्रणाली के माध्यम से, फर्स्ट पास द पोस्ट प्रणाली के माध्यम से। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे भी 100 लोग थे, यहाँ पे भी 100 लोग थे, यहाँ पे 90 लोग थे, कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो वही चीज यहाँ पे समझा जा रहा है कि जो बहुमत है उसका यहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। उसके अलावा कहा जा रहा है कि और क्या कदम उठा सकते हैं, तो अधिक राज्यों का होना है, यानी कि राज्यों का बंटवारा किया जाए। जैसे उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो बहुत बड़े हैं उनको कई भागों में बांटा जाए, उनका भी 3-4 पार्ट बनाया जाए ताकि यहाँ पे प्रतिनिधित्व थोड़ा सा समान हो सके। हमें और राज्यों की भी जरूरत है। संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े राज्य, सर्वाधिक निवासी जनसंख्या कैलिफोर्निया की जनसंख्या केवल 39 मिलियन ही है, जबकि औसत राज्य की जनसंख्या लगभग 5 से 6 मिलियन है। लगभग 22 भारतीय राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों की जनसंख्या इससे अधिक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी, जिसमें लगभग 14 भाषाई राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। कहा जा रहा है कि भारत में और अधिक राज्य बनाने की संभावना, जैसे 29 से बढ़कर के 50 या फिर 75 कर दिया जाए, इसके होने की संभावना। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश जैसा राज्य एक इकाई के रूप में अच्छी तरह से शासित होने के लिए बहुत बड़ा है और यही वजह है कि यहाँ पे राजनीति बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। सारे लोग की नजर यहीं पे टिकी रहती है और सारे लोग चील की तरीके से यहाँ पे नजर गड़ाए रहते हैं और यही वजह है कि राजनीति जब यहाँ पे ज्यादा होती है तो विकास का काम थोड़ा सा कम हो जाता है तुलनात्मक रूप से। और कोई भी क्षेत्र, एक व्यक्ति है कि सिर्फ इतने से क्षेत्र पे ध्यान दे रहा है तो जाहिर सी बात है इनका जो साधन है वो भी कम लगेगा, यहाँ पे पैसे भी कम लगेंगे और इनके ऊपर ध्यान भी ज्यादा दिया जा पाएगा। और यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति ये इतने बड़े क्षेत्र पर ध्यान दे रहा है तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टाइम भी ज्यादा लगेगा, ध्यान देने की आवश्यकता भी ज्यादा होगी, पैसे भी ज्यादा लगेंगे, संसाधन भी ज्यादा लगेगा। तो वो चीज बताई जा रही है यहाँ पे कि जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य है जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो उनको कई पार्ट में बांट देना चाहिए ताकि वहाँ का और भी ज्यादा विकास किया जा सके अच्छे से और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। यदि हमारे पास अधिक और छोटे आकार के राज्य हों तो उत्तर भारतीय बड़े राज्यों की राजनीति पर प्रभुत्व के बारे में चिंता कम हो जाएगी। अगले चुनाव के बाद चुनिंदा राज्यों, उदाहरण के लिए बुंदेलखंड, गोरखालैंड, जम्मू, कारूनाडु, कोंगुनाडु, मिथिला, सौराष्ट्र, तुलुनाडु और विदर्भ की सामाजिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवहार्यता का मूल्यांकन करने के लिए एक नया राज्य पुनर्गठन आयोग स्थापित किया जा सकता है। हमारे पास पर्याप्त भाषाई राज्य हैं। प्रशासनिक दक्षता और लोकतांत्रिक जवाबदेही बढ़ाने के लिए राज्यों को विभाजित या पुनः डिजाइन किया जाना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे बताया कि भारत में 8,000 से अधिक शहरी बस्तियां हैं, लेकिन महापौरों की संख्या अभी भी कम सैकड़ों में है। जैसे आपके ग्राम के स्तर पर ग्राम प्रधान होता है और सभासद होते हैं शहरों में, वार्डों में, तो उसी तरीके से यहाँ पे महापौर भी होता है। तो वही बात यहाँ पे की जा रही है कि लगभग 8,000 से अधिक शहरी बस्ती हैं, लेकिन महापौर की संख्या अभी सैकड़ों में देखने को मिलती है, इनकी बहुत कमी देखने को मिलती है। प्रत्येक जनगणना शहर में प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा निर्वाचित एक निश्चित कार्यकाल वाला मेयर हो सकता है। प्रत्यक्ष चुनाव शहरी शासन में दक्षता में सुधार करते हुए लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ा सकते हैं। ऐसे महापौरों को 18 महत्वपूर्ण कार्यों पर निर्णय लेने की क्षमता के साथ सशक्त होना चाहिए। उदाहरण के लिए शहरी नियोजन, जल आपूर्ति, आग, भूमि उपयोग नियम और झुग्गी सुधार, जैसा कि संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम द्वारा उल्लिखित है। बिहार और राजस्थान जैसे चुनिंदा राज्यों को शहर स्तरीय अधिकारियों के कार्यों पर अपनी पकड़ ढीली करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्थानीय लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व बढ़ाने से भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
इस तरह के उपाय भारत के विभिन्न हिस्सों में नागरिकों की चिंताओं को कम करने और इसके लोकतंत्र को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, और भारत के पूर्वोत्तर या दक्षिण का कोई भी बच्चा प्रधानमंत्री बनने की आकांक्षा रख सकता है। आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कहा गया, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो ना, उसके पीछे यही चलता है कि कितना ज्यादा आपके एमपी एमएलए हैं। सिंपल सी बात है कि उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है, तो जनरली यही होता है कि जिसको इसका समर्थन प्राप्त हो जाता है फिर वही प्रधानमंत्री बनता है। अब देखिए ना, इतिहास उठा करके देखिए कि कितने ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो साउथ इंडिया से निकल करके आते हैं, फिर नॉर्थ ईस्टर्न से निकल करके आते हैं। आप उठा के देखिए इतिहास। तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाए कि जब राज्यों का अगर हम अलग-अलग बाँट दें और सीटें बढ़ा दें और सबको समान प्रतिनिधित्व दे दें, तो संभावना ये रहेगी कि जो साउथ इंडियन स्टेट है, दक्षिण भारतीय राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्य हैं, यहाँ से भी प्रधानमंत्री बनने की संभावना उतनी ही ज़्यादा हो जाएगी जितनी कि आज वर्तमान समय में उत्तर भारत से प्रधानमंत्री बनने की संभावना है।